भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से एक है तटीय मैदान। तटीय मैदान में भी भारत में एक है पश्चिम तटीय मैदान जो अरब सागर से लगा है, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान जो बंगाल खाड़ी से लगा है। आइए हम आज अध्ययन करते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन पूर्वी तटीय मैदान का। पूर्वी तटीय मैदान की सबसे पहले स्थिति और उसमें अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति या खगोलीय स्थिति का अध्ययन करते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से पूर्वी तटीय मैदान 8 डिग्री 22 मिनट उत्तर से 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। इसका देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री पूरब से 87 डिग्री 20 मिनट पूरब तक है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,20,882 वर्ग किलोमीटर है। इसकी भौगोलिक स्थिति 3 राज्यों में है। पहला राज्य है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा उड़ीसा। आइए हम देखते हैं कि इसका सीमांकन कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि यह बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ दक्षिण से उत्तर फैला हुआ एक निक्षेप जनित मैदान है। नदियों ने प्रायद्वीपीय पठार से पर्याप्त मात्रा में अवसाद का निक्षेप किया है और यह डेल्टा युक्त मैदान है, जबकि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा युक्त नहीं है बल्कि उसमें एस्चुअरी है। इसकी पूर्वी सीमा तट रेखा है जिसके अंतर्गत बीच नहीं आता। वैसे स्थल मंडल के क्षेत्र में ही बीच की गणना होती है, लेकिन कोस्टल प्लेन का मतलब कोस्ट से कौन कोस्ट परमानेंट कोस्ट अस्थायी तट से लगा हुआ क्षेत्र जिसमें कुछ सांस्कृतिक भूदृश्य जैसे बस्ती, कृषि इत्यादि का विकास हो सके। इसलिए इसकी पूर्वी सीमा तट रेखा द्वारा निर्धारित होती है। अब इसकी हम पश्चिमी सीमा देखते हैं या उत्तरी पश्चिमी सीमा। हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेशों के सीमांकन में एक आधार देखा था 150 मीटर की समोच्च रेखा, जिसके नीचे प्लेन होता है। इसलिए इस पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिम में पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट पर्वत में अंतर स्पष्ट कर लेना जरूरी है। पूर्वी घाट पर्वत एक मोड़दार पर्वत है जो कुडापा भूसंनद से निकला, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अवसादीकरण के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। अब दोनों के बीच सीमांकन करने की आवश्यकता है। वह है 150 मीटर की समोच्च रेखा जिसके उत्तर पश्चिम में पूर्वी घाट पर्वत और उस 150 मीटर समोच्च रेखा के पूरब में पूर्वी तटीय मैदान। लेकिन हाँ, यह एक सार्वभौम सत्य है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान की पश्चिमी सीमा के बारे में 150 मीटर समोच्च रेखा ही नहीं अपितु 100 मीटर और 75 मीटर की समोच्च रेखा को भी आधार माना गया है। जैसे यदि आप तमिलनाडु में पूर्वी घाट पर्वत और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का सीमांकन करें तो वहाँ पर 150 मीटर की समोच्च रेखा है। लेकिन आंध्र प्रदेश में यदि पूर्वी घाट पर्वत और आंध्रा तट या रायलसीमा तट का सीमांकन करें तो वहाँ समोच्च रेखा की ऊंचाई 100 मीटर ही रहती है। और आगे बढ़ें उड़ीसा में तो यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत और उत्कल प्लेन को अलग करने वाली समोच्च रेखा मात्र 75 मीटर ही ऊंची है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कमीशन पूछ सकता है, ऐसा क्यों है? इसके लिए आपको जियोलॉजी और जियोफिजिक्स
के पन्नों का सहारा लेना होगा कि जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर जाते हैं वैसे वैसे समोच्च रेखा की ऊंचाई 150, 100 और 75 घटती जाती है। इसके घटने का कारण क्या है? एक ही कारण है, भारतीय प्लेट का और इस भारतीय प्लेटों का उत्तर पूरब की तरफ जाना ही नहीं, जाने के साथ ही यहाँ पूर्वी भाग का दबना, जिसकी व्याख्या में आप यह बता सकते हैं कि यहाँ पर मालदा गैप के सहारे डाउन वार्पिंग अधः संबलन हुआ, जिसके 2 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग में 150 मीटर की गहराई पर सुंदरी वृक्ष के खड़े तनों का मिलना, और इस पूर्वी भाग के नीचे बैठने का दूसरा प्रमाण उड़ीसा के तट और पूर्वी घाट पर्वत के सीमांकन का आधार 75 मीटर की समोच्च रेखा का होना। इस तरह से यह भौगोलिक और भौगर्भिक दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है। यह रहा हमारे इस पूर्वी तटीय मैदान का एरिया, क्षेत्रफल और उसकी स्थिति। हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा निर्धारित किए। आइए देखते हैं इसकी दक्षिणी सीमा क्या है। यदि आप अनाईमुदी से नागरकोइल और महेंद्रगिरी तक एक लाइन खींचें, महेंद्रगिरी भारतवर्ष की दक्षिणतम सबसे ऊंची चोटी है, तो इस लाइन के सहारे एक रिज है जो पश्चिमी घाट पर्वत का ही दक्षिण कन्याकुमारी तक विस्तार है, और इस रिज के पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान और पूरब में पूर्वी तटीय मैदान होता है। पूर्वी तटीय मैदान का प्रारंभ कन्याकुमारी से शुरू होता है। पश्चिमी सीमा के निर्धारण के पश्चात आइए हम इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। इंडिया के फिजिकल डिवीज़न के सीमांकन में हम लोगों ने देखा था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा पर एक नदी सुवर्ण रेखा बहती है। यह सुवर्ण रेखा अलग करती है इस पूर्वी तटीय मैदान को और गंगा के डेल्टाई मैदान को। सुवर्ण रेखा नदी के पूरब में गांगेय तट कहलाता है। जब बंगाल की खाड़ी का चक्रवात उस तरफ बढ़ता है बांग्लादेश की तरफ, तो कहा जाता है कि यह चक्रवात गांगेय तट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब यह चक्रवात उड़ीसा की तरफ बढ़ता है तो कहा जाता है उत्कल तट की तरफ चक्रवात बढ़ रहा है। और कभी कभी यह आंध्र प्रदेश में रायलसीमा की तरफ बढ़ता है और कभी कभी तमिलनाडु में कोरोमंडल तट की तरफ बढ़ता है। आइए हम देखते हैं कि राज्यों के आधार पर किस तरह से इसके 3 पार्ट हैं, 3 भौतिक विभाग हैं। यह भौगोलिक स्थिति में ही आएगा। कन्याकुमारी से लेकर और कोरोमंडल तक तमिलनाडु तट कहलाता है, और कोरोमंडल स्थान के नाम पर इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तमिलनाडु की उत्तरी सीमा पर पुलिकट झील स्थित है, और पुलिकट झील का कुछ भाग तमिलनाडु में है और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में, जिसको आप बहुत बारीकी से देखेंगे। और इसी पुलिकट झील में ही आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीहरिकोटा है, लॉन्चिंग स्टेशन। इस तरह से आप देखें तो यह पूर्वी तट का तमिलनाडु पार्ट या कोरोमंडल तट है। पुलिकट झील से उत्तर शुरू होता है आंध्र कोस्ट, समूचे आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और यह है उड़ीसा की सीमा तक। लेकिन इसके भौतिक
विशेषता के आधार पर यह दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आंध्र प्रदेश का तट, आंध्रा तट, जो पुलिकट झील से प्रारंभ होकर और ये आता है गोदावरी नदी के डेल्टा तक। और इसी आंध्रा तट में एक है रायलसीमा तट। रायलसीमा तट के अंतर्गत कर्नूल, कुडापा, अनंतपुर और चित्तूर 4 जिले आते हैं। इस तरह से रायलसीमा तट का कभी कभी अनाउंसमेंट बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात के संदर्भ में किया जाता है। अब आइए हम आंध्रा के शेष तट को देखते हैं, जो गोदावरी डेल्टा से प्रारंभ होकर और उत्तर में श्रीकाकुलम तक, या कह लीजिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर तक है। यह कहलाता है नॉर्थ सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। इसके बाद है उत्कल कोस्ट या उड़ीसा कोस्ट, जिसकी पश्चिमी सीमा 75 मीटर की समोच्च रेखा है, जो इस उत्कल तट को पूर्वी घाट पर्वत से अलग करती है। इस भौतिक सीमांकन के पश्चात आइए हम लोग देखते हैं इसका जियोलॉजी का एस्पेक्ट, इसका भूगर्भीय दृश्य से अभी आपने देखा कि इसके पश्चिमी भाग में पूर्वी घाट पर्वत है, जहाँ की चट्टानें अत्यधिक पुरानी हैं और कुडापा युग की हैं, और कुछ टीले, कुछ माउंट्स या हिलक्स उसी पुरानी चट्टान के बने हैं और वह इस पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। इसका मतलब बहुत प्राचीन चट्टानों से नवीनतम चट्टान अर्थात होलोसीन काल तक का जलोढ़ निक्षेप नदियों के डेल्टा में मिलता है। इस प्रकार पूर्वी तटीय मैदान का भूगर्भ लंबा है और उलझा हुआ है। आइए देखते हैं आर्केयन ग्रेनाइट एंड सिलिका। ये कहाँ मिलेगा? ये कुडापा युग की चट्टानों में मिलेगा, जो अपक्षयित और अपर्दित पहाड़ियों के रूप में आज है। दूसरी संरचना है लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर। पूर्वी घाट पर्वत पर मोड़दार होने के कारण चूना पत्थर भी मिलता है और बलुआ पत्थर भी मिलता है। उदाहरण के लिए उड़ीसा में चूना पत्थर की चट्टानें और निक्षेप। तीसरा है लैटराइट। पूरे भारत में लैटराइट सॉइल पश्चिमी घाट पर्वत और उड़ीसा के क्षेत्र में मिलती है। प्रश्न बनता है कि लैटराइट सॉइल, लैटराइट मिट्टी का विकास भूमध्य रेखीय क्षेत्र या पेटी में होता है, जहां अधिक वर्षा और अधिक तापमान होता है। आज यदि भारत भूमध्य रेखा पर नहीं है तो लैटराइट सॉइल क्यों? जिसका उत्तर आपको जियोलॉजी और जियोफिजिक्स से देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कभी ये भारत की भूमि पठार दक्षिण में अफ्रीका से अलग होकर उत्तर बढ़ा, और यह इक्वेटर पर जब था उस समय लैटराइजेशन की प्रोसेस हुई, क्योंकि वहाँ अधिक ताप और अधिक वर्षा थी। वह लैटराइट सॉइल जब एक बार निर्मित हो गई तो भारतीय प्लेट के उत्तर गतिशील होने के कारण वह मेंटेन रही, बरकरार रही, कारण कुछ न कुछ वर्षा होती रहती है। इसलिए इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में विशेष रूप से उड़ीसा के पूर्वी घाट पर्वत पर लैटराइजेशन हुआ है, जहां लैटराइट सॉइल मिलती है। अलुवियल डिपॉजिट्स, जलोढ़ निक्षेप। हम अभी चर्चा किए कि भारत की भूमि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ढली है। विभिन्न नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व प्रवाहित होती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य छोटी नदियां, जो पठार से अवसाद का अपक्षय अपर्दन कर पूर्वी तटीय मैदान पर निक्षिप्त करती हैं।
और डेल्टा का निर्माण करती हैं, जहाँ पर जलोढ़ निक्षेप मिलता है। यहाँ पर डेल्टा के पास नया जलोढ़, लेकिन डेल्टा से ऊपरी घाटी में पुराना जलोढ़ भी मिलता है। 16 से 27 मीटर ऊंचे सैंड ड्यून्स बालुका स्तूप पाए गए हैं उड़ीसा में। प्रश्न बनता है कि सैंड ड्यून बालुका स्तूप तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का निक्षेप जनित स्थल रूप है, यहाँ क्यों मिलेगा? इसकी व्याख्या करने के लिए आपको डेल्टा पर पहुँचना होगा, जो मानसून काल या वर्षा काल में तो नम रहता है, लेकिन शुष्क काल में वहाँ का बालू सूख जाता है, जो हवाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। कौन सी हवाएं हैं? समुद्र से चलने वाली सी ब्रीज या समुद्री पवन और स्थल से चलने वाली स्थलीय पवन, जिसका अध्ययन हम लोग वायुमंडल में विंड चैप्टर में कर चुके हैं। और इसके कारण यह सैंड ड्यून निर्मित हो जाते हैं, जो तट के समानांतर होते हैं, और इसलिए इनको फोर ड्यून कहा जाता है, अग्र ड्यून। इस तरह से पूरे विश्व में तट के सहारे बनने वाले सैंड ड्यून वायुड़ प्रक्रम से बनते हैं और तट के समानांतर होते हैं। जियोलॉजी सीखने के बाद आइए हम लोग मैरीन इम्पैक्ट, समुद्री प्रभाव का अध्ययन करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पर समुद्री प्रभाव का अध्ययन कम है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर अधिक। इसका कारण आप समझ रहे होंगे कि पूर्वी तटीय मैदान में समुद्र तल के धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन का प्रभाव रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है कि उड़ीसा और आंध्रा का तट धंसा है, जबकि तमिलनाडु का तट उन्मज्जित है, उठा है। इसका मतलब समुद्री प्रभाव पूरे पूर्वी तटीय मैदान पर मिलता है। जैसे इसके दो बिंदु मुख्य हैं। पहला है मेसोजोइक मैरीन ट्रांसग्रेशन। मेसोजोइक काल में समुद्र का ट्रांसग्रेशन माने अग्रगमन हुआ, तट की तरफ समुद्र चढ़ा। परिणाम स्वरूप सबमर्ज्ड पांडिचेरी एंड कावेरी डेल्टा। पांडिचेरी और कावेरी डेल्टा समुद्र के अंदर निमज्जित हो गए, जिसके निक्षेप, समुद्री निक्षेप आज भी वहाँ हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मैरीन रिग्रेशन स्टार्टेड सिंस मिड टर्शियरी। मध्य तृतीयक काल में समुद्र पीछे हटना शुरू कर दिया, जिसका कारण है कि उस समय उत्पत्ति हो रही थी हिमालय की टिथीस भूसन्नत से, और भारतीय प्लेट विवर्तनिकी के फलस्वरूप इसका दक्षिणी भाग ऊपर उठा, इसलिए समुद्र पीछे हटना शुरू किया। ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट उस समय उठा। 30 to 60 मीटर हाई सैंड ड्यून इन तमिलनाडु। तमिलनाडु तट के ऊपर उठने के कारण वहाँ पर भी तटीय बालू का स्तूप या अग्रड्यून, फोरड्यून मिलते हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर से 60 मीटर है, और इनको यहाँ पर थेरिस कहा जाता है। यह उन्मज्जन के सबूत हैं। और इस प्रकार से केरला का भी तट उन्मज्जित है, और वहाँ पर भी इस प्रकार के निक्षेप मिलते हैं, जिनको टेरिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम तट केरला के तट पर टेरिस और पूर्वी तमिलनाडु के तट पर थेरिस। अब आइए हम लोग कुछ और विशेष फीचर्स देखते हैं यहाँ का। लेक्स, पूर्वी तटीय मैदान पर विभिन्न झीलें हैं, जैसे चिल्का झील एक महत्वपूर्ण झील है, और यह उड़ीसा में स्थित है और इंडिया की सबसे बड़ी लैगून लेक है। लैगून क्या होते हैं? जब समुद्र के किनारे
समुद्री प्रक्रम से निक्षेप जनित स्पिट बनते हैं और दो स्पिट आपस में मिल जाते हैं तो एक क्षेत्र बंद हो जाता है जिसमें समुद्र का जल रहता है। उसको लैगून कहा जाता है। जल खारा होता है और लैगून का माउथ समुद्र में जुड़ा होता है और समुद्र की लहरें उसको बंद नहीं होने देती। चिल्का एक प्रसिद्ध झील है और द बिगेस्ट लैगून लेक इन इंडिया। इसका क्षेत्रफल 780 वर्ग किलोमीटर है विंटर में, शीतकाल में, लेकिन 1144 वर्ग किलोमीटर है मानसून काल में। ऐसा क्यों है कि विंटर काल में शीतकाल में इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है लेकिन मानसून काल में इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है? इसके लिए आपको मानसून के पन्नों को पलटना होगा। यहाँ पर ग्रीष्मकाल मानसून से वर्षा होती है, जिसका कारण है बंगाल खाड़ी से आने वाली मानसून और चक्रवात यहाँ पर पर्याप्त वर्षा करते हैं, क्योंकि उनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। इसलिए इस झील का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। लेकिन शीतकाल में इस क्षेत्र को वर्षा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून जब बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होता है तो उड़ीसा के पूर्वी घाट पर्वत उसके पैरेलल होते हैं, जो अवरोधक नहीं प्रस्तुत करते और बारिश नहीं करा पाते। इसलिए जल का क्षेत्रफल मात्र 780 वर्ग किलोमीटर ही रह जाता है। इससे संबंधित अगली सूचना है मिनिमम सैलिनिटी ड्यूरिंग मानसून पीरियड। ग्रीष्मकाल में इसका खारापन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्मकाल में यहाँ जब पर्याप्त वर्षा होती है तो वर्षा का मीठा जल और नदियों द्वारा लाया गया मीठा जल इस झील के खारापन को कम कर देता है। अगली सूचना है दया एंड भार्गवी आर द टू रिवर्स फॉलिंग इन चिल्का फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। दो छोटी छोटी नदियाँ दया और भार्गवी हैं जो उत्तर पूर्व से पर्याप्त मात्रा में वर्षा का जल इसमें डालती हैं। दया भार्गवी भारत के मानचित्र पर तो नहीं रहती, लेकिन वर्षा काल में यह अखबारों में प्रकाशित होती हैं, जिसका कारण है कि यह अचानक बाढ़ लाती हैं और वहाँ के सांस्कृतिक भूदृश्य को बर्बाद कर देती हैं। अगली एक इम्पॉर्टेंट झील है पूर्वी तटीय मैदान पर पुलिकट। पुलिकट की चर्चा हम लोगों ने यहाँ किया कि यह तमिलनाडु और आंध्र की सीमा पर स्थित है और यह एक बैक वाटर लेक पश्च जल झील है, अर्थात जब ज्वार का पानी इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तब ज्वार के लौटते समय कुछ जल इसमें छूट जाता है, वह वाटर बैक रह जाता है, इसलिए इसको बैक वाटर लेक पश्च जल झील कहा जाता है। और इसकी लंबाई 80 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 18 किलोमीटर है। यहाँ पर सैलिनिटी लेस इन नवंबर में इसका खारापन कम हो जाता है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है? नवंबर में खारापन कम होने का कारण यहाँ वर्षा की प्रचुरता है। नवंबर दिसंबर अर्थात शीतकाल में यहाँ वर्षा कैसे होती है? जब शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलता है तो कुछ नमी ग्रहण करता है और तमिलनाडु का पूर्वी घाट पर्वत अवरोधक पैदा कर उस शीतकालीन मानसून से यहाँ वर्षा कराता है और यह खारापन ग्रीष्मकाल में अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म काल में यहाँ पर वर्षा नहीं होती,
वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट 2 झील और हैं। उड़ीसा में पुरी के उत्तर पूर्व में 2 झीलें हैं, सुर और सामंग, जिसको भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए भूपत्रक में प्रदर्शित किया गया है। लेकिन यहाँ मौके पर दोनों नहीं मिलती। हम एक बार यहाँ टूर लेकर गए थे। टोपोशीट के अनुसार क्षेत्र में उसको पहचानने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वहाँ के एक लोकल किसान ने बताया कि वो झीलें अब गायब हो चुकी हैं और आप जहाँ पर गेहूं की विस्तृत कृषि देख रहे हैं वही वो झील है। तो हमने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों है? क्या बात है कि पूर्वी तटीय मैदान की झीलों का अस्तित्व खतरे में है और समाप्त होता जा रहा है? जिसका उत्तर सहज है। पूरे भारत का अवसाद उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब जा रहा है और पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित गहरे भाग या झील में वो पट रहा है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में झीलों का अस्तित्व संकट में है। यही नहीं, ब्रिटिश पीरियड में तमिलनाडु में एक नहर तैयार की गई तट के सहारे, नाम था बकिंघम कैनाल, लेकिन आज उसका अस्तित्व नहीं है, जिसके 2 कारण हैं। नंबर 1, उत्तर पश्चिम से वर्षा के जल और नदियों द्वारा उसमें अवसादन। दूसरा, समुद्र तल के ऊपर उठने के कारण उसका जलमग्न होना। इस तरह से ऐसे कुछ प्राकृतिक भूदृश्य हैं जिसमें परिवर्तन हो रहा है मानव द्वारा और प्रकृति द्वारा। उनकी व्याख्या के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने पूर्वी तटीय मैदान की झीलों का, उनके निर्माण, विशेषता और संकट की चर्चा किया। अब आइए हम लोग एक यात्रा कन्याकुमारी से सुवर्ण रेखा के मुहाने तक करते हैं, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान एक उपजाऊ मैदान है। कृषि की दृष्टि से ही नहीं, अपितु यहाँ पर बहुत पुराने और नए पोर्ट हैं। यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, पर्यटक स्थल हैं और विभिन्न वैज्ञानिक स्थान हैं। आइए हम इन पर एक निगाह डालते हैं। सबसे दक्षिण में केप कमोरिन से शुरू करते हैं, जिसके उत्तर पूर्व में जाने पर एक जगह है कुलशेखरपट्टनम। कुलशेखरपट्टनम में भारत ने एक ओटेक संयंत्र लगाया, लेकिन वह चक्रवात द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके उत्तर में तूतीकोरिन एक पोर्ट है, पत्तन है, जहाँ से नमक का निर्यात किया जाता है। इसी के पश्चिम में तिरुनेलवेली जिला है, जो भारत के 6 सूखाग्रस्त जिलों में से एक है। मंडपम यहाँ पर तमिलनाडु में एक स्थान है जहाँ पर पर्ल कल्चर या मुक्ता कृषि की जाती है और उसका वैज्ञानिक केंद्र है। नदी वैगई तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसके किनारे मदुरई है और यहीं पर मीनाक्षी का टेम्पल है, मंदिर है, जहाँ पर उत्तरी भारत से पर्यटक आते हैं। इसके पास में ही पंबान चैनल है। पंबान चैनल भारत में तमिलनाडु के पूर्वी तट के सहारे स्थित है और यहीं पर पाक बे है और पाक स्टेट है। इन दोनों को आप मानचित्र में अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के संबंध इनकी दूरी पर निर्भर करते हैं और समुद्री सीमा का निर्धारण यहाँ पर इसी पाक स्टेट और पाक बे में ही किया जाता है। इसके पूर्व में कच्चाटीवू एक आइलैंड है, कोरल का बना हुआ है, जिसको भारत ने समझौते में श्रीलंका को दे दिया। इसके उत्तर में रिवर कावेरी है, इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में जल विवाद। और फिर है नागपट्टिनम, पुराना पत्तन और धान की कृषि के लिए एक क्षेत्र। फिर है करईकाल,
पत्तन है पांडिचेरी का एक जिला है। पांडिचेरी मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, लेकिन इसके 3 जिले हैं, जिसको मानचित्र में ढूंढ लीजिएगा। करईकाल तमिलनाडु के पूर्वी तट पर है, यानाम आंध्रा के पूर्वी तट पर है, माहे केरल के पश्चिम तट पर है। लोकेशन के लिए ये पूछे जा सकते हैं। और इसके उत्तर में चिदम्बरम एक प्रसिद्ध स्थान है तमिलनाडु का। फिर पांडिचेरी मुख्य भूमि तमिलनाडु में ही कांचीपुरम के पूर्व में है। कांचीपुरम सिल्क और साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के पास में ही महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भी एक पुराना पत्तन है और आज पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिर उत्तर में ये है आपका चेन्नई शहर है, और चेन्नई शहर में मैरीना बीच विश्व पर्यटकों को आकर्षित करता है। और यहीं पर चेन्नई के पास में ही पुलिकट झील के पास एक जगह है कोरोमंडल, जिसके नाम पर इस पूरे तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा एक वैज्ञानिक अनुसंधान और लॉन्चिंग स्टेशन है। और इसके उत्तर में शुरू हो जाता है आंध्र प्रदेश, जिसका ज़िला है नेल्लोर। और नेल्लोर ज़िले में ही रिवर गिरती है पेन्नेर। पूर्वी तटीय मैदान में गिरने वाली कुछ तो मुख्य नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे वैगई, पेन्नेर, इनको भी आपको मस्तिष्क में रखना होगा। यह वहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में कृष्णा नदी है, जो अपना डेल्टा बनाती है यहाँ मछलीपट्टनम और फाल्स देवी पॉइंट के पास। और ओंगोल जिला आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। और मछलीपट्टनम भी एक पुराना पत्तन है। इसके उत्तर पश्चिम में विजयवाड़ा है, जंक्शन है, और यह एक महत्वपूर्ण नगर है। जिसके उत्तर पूर्व में इलेरू झील है। यहाँ पर इलेरू झील है, इसी के पास में कोलेरू झील है। इलेरू और कोलेरू ये 2 वेटलैंड हैं। जैसे चिल्का झील को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है, उसी तरह से इलेरू और कोलेरू को, जिसमें यहाँ के जल को प्रबंधित किया जाता है। और यहाँ पर जिला है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश का। फिर राजामुंद्री स्थान भी प्रसिद्ध है, क्योंकि हम लोग जब इनलैंड वाटरवे की चर्चा करेंगे तो गोदावरी में भी आंतरिक जलमार्ग का परिवहन होता है, जिसमें राजामुंद्री एक स्टेशन है। फिर उत्तर पूर्व में विशाखापत्तनम पोर्ट है, और विशाखापत्तनम विशेष रूप से गैस और पेट्रोलियम के निक्षेप और उसके ड्रिलिंग के लिए माना जाता है। फिर श्रीकाकुलम जिला सबसे उत्तर पूर्व का जिला है, जिसके पश्चात शुरू हो जाती है उड़ीसा की सीमा। और हम लोग चिल्का झील के बारे में पर्याप्त सीखे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर से साइबेरिया के प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विख्यात है, और विशेष रूप से यहाँ पर प्राण कल्चर भी की जाती है। पुरी एक धार्मिक स्थल है। यदि उत्तर में बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, तो दक्षिण में रामेश्वरम है, तो पश्चिम में द्वारिकाधीश, तो पूर्व में जगन्नाथपुरी। इस तरह से धार्मिक केंद्र भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। पुरी धार्मिक स्थल है, और इसके उत्तर पूर्व में कोणार्क टेम्पल है, जहाँ पर सन टेम्पल है, सन डायल है। और इसके पूर्व उत्तर में फॉल्स पॉइंट है। विशेष रूप से यह महानदी डेल्टा के आसपास है। इसी के पास पॉइंट पामीरा है। और यहीं पर एक छोटा सा और पॉइंट है,
जिसको कि व्हीलर आइलैंड कहा जाता है। कभी कभी व्हीलर आइलैंड और पामीरा पॉइंट की भी चर्चा अखबारों में आती है, जिसका कारण है कि चांदीपुर में सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। कभी कभी यहाँ व्यवस्था न हो पाने के कारण इस व्हीलर आइलैंड से भी सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसलिए यह दोनों भी वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। एक बिंदु और है महानदी की डेल्टा के पास में ही भितरकनिका। भितरकनिका विशेष रूप से क्रोकोडाइल प्रजनन केंद्र के लिए विश्वविख्यात है। अंडमान और निकोबार में कई तरह के, विशेष रूप 5 तरह के क्रोकोडाइल मिलते हैं और वह प्रजनन हेतु इस उड़ीसा के तट पर महानदी के डेल्टा में आते हैं। क्योंकि वो उभयचर होते हैं, वो अंडे बालू में देते हैं जिनको गर्मी चाहिए। इस तरह से यहाँ की बालू पर्याप्त गर्म हो जाती है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे, यहाँ पर 4 ड्यून्स हैं, यहाँ पर अग्र ड्यून है। इस प्रकार यह मगरमच्छ प्रजनन के लिए एक आदर्श जगह है। देख रेख और सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने विशेष वन्य जंतु व्यवस्था किया है। अगर अंडमान निकोबार के मगरमच्छ प्रजनन करने यहाँ जाएंगे तो बताइए वहाँ के कछुए कहाँ प्रजनन करेंगे। उन्हीं के देखिए देखा यहाँ के कछुए भी अपना प्रजनन केंद्र उड़ीसा में ही महानदी के डेल्टा के पास ही बनाए हैं। लेकिन उस प्लेस का नाम है गहीरमाथा। इसलिए गहीरमाथा भी आप मैप में देख लीजिएगा, वह भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यह रहे कुछ इम्पॉर्टेंट धार्मिक स्थल, पत्तन और वैज्ञानिक केंद्र। और यहाँ पर चांदीपुर लास्ट पॉइंट है जहाँ प्रक्षेपण केंद्र है और एकदम लास्ट में है रिवर सुवर्ण रेखा और उसका मुहाना, जो अलग करती है इस पूर्वी तटीय मैदान को और गांगेय तट को। इस प्रकार से यह रही सूचनाएं पूर्वी तटीय मैदान की, जिसमें हम लोगों ने इसकी लोकेशन, इसके भौतिक विभाग, इसकी जियोलॉजी या भूगर्भ, इस पर समुद्र का प्रभाव और इसमें विशेष रूप से पूर्वी तट में बनने वाली झीलें और उनकी प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया। यदि यह बेस मैप और सूचनाएं आपके मस्तिष्क में हैं तो यह आपको पूर्वी तटीय मैदान के कृषि, अधिवास, परिवहन मार्ग को समझने में सहायक होंगी। इसके साथ ही यदि आपसे पूर्वी तटीय मैदान को एक कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन या प्रादेशिक नियोजन के रूप में पूछा गया तो निश्चित रूप से आपका उत्तर अच्छा होगा।